Hello students. Today we will start the triple integral. डबल इंटीग्रल हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा मैं ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में और आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाएगी वह ट्रिपल इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है। तो स्टूडेंट ट्रिपल इंटीग्रल की सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रल की हम डेफिनेशन देखते हैं कि लेट एफ एक्स वाई जेड बी द कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हमने कोई एक फंक्शन एफ एक्स वाई जेड ले लिया जो कि कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, किसमें, एक्स वाई जेड में। और हम मान लेते हैं लेट वी बी द बाउंडेड वॉल्यूम बाई सरफेस एस। हम मान लेते हैं कि वह कोई भी आपका बाउंडेड वॉल्यूम है किसी भी सरफेस के द्वारा। वो जैसे कि कोई रूम होता है स्टूडेंट, कुछ रूम को कितनी साइड से गिरा हुआ, कोई भी रूम 6 साइड से गिरा हुआ होता है। तो इसी प्रकार उस पूरे के पूरे रूम का हमें वॉल्यूम जब निकालना होता है तो वो 6 सरफेस से गिरा होता है। तो ये यहाँ पर वही बात कर रहा है, ये आ गया इसमें सरफेसिस एस। अब जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड द वॉल्यूम वी इनटू सब वॉल्यूम। अब उसको हम छोटे छोटे वॉल्यूम में बांट देते हैं, पूरे के पूरे को हम मान लेते हैं, उसको कह लेते हैं डेल्टा V1, डेल्टा V2 एंड डेल्टा Vn। n पार्ट्स में उसको बांट दिया। देन द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई जेड over the volume V is defined। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पर हो गया एफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो स्टूडेंट एफ एक्स वाई जेड है इसको हम डी वी, और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, इसको ही हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एफ एक्स वाई जेड। डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। और स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर समेशन n i इज इक्वल टू 1 to n f x i y i z i डेल्टा x i डेल्टा x डेल्टा y एंड डेल्टा z। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन डिफाइंड कब होगा, जब आपकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगी। देखो समझने वाली बात यहाँ पर है, बहुत मेन चीज़ है ये यहाँ पर जो एक तो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स आई वाई आई जेड आई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। स्टूडेंट यहाँ पर जो चीज़ मेन यहाँ पर ये, अच्छा ये क्या है, डेल्टा एक्स आई, ये एक्स आई वाई आई एंड जेड आई, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई आई एंड डेल्टा जेड आई, ये किसके बराबर है, डेल्टा वी के बराबर, वी आई के बराबर। और ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम। स्टूडेंट चलो यहाँ पर एक जो देखने वाली बात ये है स्टूडेंट कि ट्रिपल इंटीग्रल है आपका, ये जब डिफाइंड होगा जब आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। मतलब क्या हुआ, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है देन दिस ट्रिपल इंटीग्रल विल एग्जिस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ट्रिपल इंटीग्रल के लिए इस लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें एक्चुअल में ये लिमिट क्या है, यहाँ पर जो एक्चुअली ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट क्या है, ये है कि आयत वॉल्यूम में, इस आयत वॉल्यूम में उसके कोरस्पोंडेंस जितने भी पॉइंट थे, आयत वॉल्यूम में उसके कोरस्पोंडेंस जितने भी पॉइंट थे उन सब का अगर मल्टीपल कर दिया, जितने भी पॉइंट थे, मान लिया कोई भी एक यहाँ पर कोई भी एक वॉल्यूम ले लिया और उसमें छोटे छोटे आपने पॉइंट बना लिए, और हर एक पॉइंट का जो वॉल्यूम, हर एक पॉइंट को आपने लिया और उसके हर एक पॉइंट के वॉल्यूम को कोरस्पोंडिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही उसका एक्चुअल में लिमिट यही है। उसके बाद
उसने कोरस्पोंडेंस जितने भी पॉइंट थे ना सब उन सब का आपने मल्टीपल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं, तो ये वॉल्यूम हम किसी और का नहीं ले रहे हैं, ये एक पॉइंट का वॉल्यूम ले रहे हैं। इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, यहाँ पर जो आप वॉल्यूम ले रहे हैं स्टूडेंट, ये किसी और चीज़ का नहीं है, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट का है। तो इसमें उस पॉइंट के वॉल्यूम में फंक्शन वैल्यू का मल्टीप्लाई को अगर हम एफ एक्स वाई जेड से फंक्शन वैल्यू के जो मल्टीप्लाई को उसके मतलब अगर एफ एक्स वाई जेड एक डेंसिटी, ये जो है ना ये अगर मान ले एक डेंसिटी फंक्शन है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम से, ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये क्या है, ये वॉल्यूम है, और ये क्या है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी फंक्शन है। अगर हम इस डेंसिटी फंक्शन से अगर एफ एक्स वाई जेड एक डेंसिटी फंक्शन हो जाए और इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक मास हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, ये एक मास हो जाएगा। इसका मतलब ये हो कि उसके हर पॉइंट पर अलग अलग डेंसिटी है, तो उस कोरस्पोंडेंस वैल्यू में उस डेंसिटी का मल्टीप्लाई करें जो कि उस छोटे सी वैल्यू का मास होगा, तो उसे ही सारे वॉल्यूम का मास निकालें और ये आपको फिर उस टाइम ये इसका मास निकल जाएगा स्टूडेंट। आपको एक बार फिर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट कि भाई जो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये जब ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा तभी आपका ये जो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन है ये डिफाइन देगा। एक्चुअली में ये लिमिट आपकी क्या है, ये आयत वॉल्यूम के उसके कोई भी एक पॉइंट आपने ले लिया, उसका मान ली किसी भी आयत वॉल्यूम के उसके कोरस्पोंडेंस जितने भी पॉइंट हैं उन सब का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्योंकि आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, ये वॉल्यूम ले रहे हैं, आप वॉल्यूम किसी और का नहीं ले रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर उसी पॉइंट का ले रहे हैं, तो अगर उसमें ये फंक्शन आपका, ये फंक्शन मान लिया आपका डेंसिटी फंक्शन है और ये आपका वॉल्यूम है, अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, मास हो जाता है स्टूडेंट। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान देखनी है, इसका मतलब यही था। अब यहाँ पर तो एफ एक्स वाई जेड है जो ये आपका है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंड ये जो है ना आपका एक्स आई वाई आई एंड जेड आई बी एनी पॉइंट इन द इंटरवल। अब यहां पर ये चीज देखो स्टूडेंट, एनी पॉइंट इन द, आप रीजन कह लो, इंटरवल कह लो, रीजन। तो अब यहां पर ये चीज देखो स्टूडेंट, यानी अगर हम एफ एक्स वाई यहाँ पर अगर ये क्या इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा तो मास हो जाएगा। अगर मान ली ये फंक्शन आपका एफ एक्स वाई जेड, अगर ये एफ एक्स वाई और जेड अगर स्टूडेंट आपका इक्वल है, वन नहीं है, तो इसका मतलब ये यूज में अगर मान ली ये इक्वल नहीं है, अगर ये वन है तो फिर तो ये वन हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, अगर ये वन नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपने देना है। यहाँ पर चलो मैं दो रिमार्क्स दे देता हूँ जो कि आपने याद रखने हैं, और इस रिमार्क्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये है कि द ट्रिपल इंटीग्रल, ये ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई एंड डी जेड इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम वी, ले लो वॉल्यूम वी, इफ एफ एक्स वाई जेड क्या था आपका, एक डेंसिटी फंक्शन था, इफ एफ एक्स वाई जेड इज ए डेंसिटी फंक्शन फॉर v। ठीक है, अगर मान ले दूसरा पॉइंट आप ये ले लेंगे, अगर एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई और जेड अगर ये इक्वल टू आपका वन हो जाता है, देन ट्रिपल इंटीग्रल, देन इंटीग्रल कौन सा इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, देन इंटीग्रल ट्रिपल, दैट मीन यू कैन से दैट वॉल्यूम, ये आपका हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वी। मतलब अगर ये आपका वॉल्यूम ऑफ वी और इसकी फिर क्या आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी एक निकलेगी। मतलब क्या हुआ, ये मान ले ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 टू द 4 टू द 8 आपका ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगी। अगर एफ एक्स वाई जेड आपका 0 है, 1 है, तो अगर एफ एक्स वाई जेड 1 नहीं है तो फिर ये क्या निकलेगा, एक मास, ये डेंसिटी फंक्शन होगा, फिर ये किसका क्या निकलेगा, मास निकलेगा। तो ये था स्टूडेंट। चलो इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट और आप नोट कर लो, द ट्रिपल इंटीग्रल
ट्रिपल इंटीग्रल आर सेम एज डबल इंटीग्रल। ये ट्रिपल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल सेम ही है स्टूडेंट। डबल इंटीग्रल में इसमें हम वी जस्ट, ये आपके बुक में भी दे रखा है, वी जस्ट ऐड थर्ड डायमेंशन। तो अगर इसमें थर्ड डायमेंशन ऐड कर देंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल है। एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली इट इज द टोटल मास, वही बात होगी, इट इज द टोटल मास ऑफ सम थ्री डायमेंशनल सॉलिड, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी थ्री डायमेंशनल सॉलिड कोई भी चीज़ है, ये उसके अंदर आपका एक मास होता है जो कि ट्रिपल इंटीग्रल होता है। ये तो था स्टूडेंट ट्रिपल इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है। अब हम ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आप एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, बस आपको ये बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका ये सिलेबस हो चुका है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो आपका मैं एक्सरसाइज ही करा देता हूँ, एक्सरसाइज जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का ये है 1 1 1 0 2 1 0 2 1 और 0 2 1 e raised to the power x प्लस में y प्लस में z और dx dy एंड dz। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट जहाँ कहीं भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अब इसमें देखो आप यहाँ तो बता ही नहीं सकते कि भाई कौन सी लिमिट किसकी है, इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं बता सकते कि कौन सी लिमिट किसकी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो इसमें एक तरीका ये भी होता है कि आप कोई भी लिमिट किसी के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो ये बात है, इसमें डबल इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता, डबल इंटीग्रल में जो अंदर वाला होता है वो अंदर वाले के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें क्या कि कोई भी लिमिट किसके लिए आप यूज कर सकते हैं अगर तीनों के तीनों लिमिट आपकी कांस्टेंट है तो। और इसमें बेस्ट यही रहता है कि भाई इसको इसके लिए यूज कर दो, इसको इसके लिए यूज कर दो और इसको इसके लिए यूज कर दो। तो यही एक पैटर्न आप बना के चलें। तो सबसे पहले आप इसमें सॉल्यूशन में ले लेते हैं लेट आपका इंटीग्रल, मान ले आई आपका एक इंटीग्रल हो गया और ये आपने ले लिया 0 to 1 0 to 1 और 0 to 1 e raised to the power x प्लस में y प्लस में z। तो सबसे पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं स्टूडेंट, dx dy एंड dz। हम मान ले विद रिस्पेक्ट टू x इसको करना चाहेंगे स्टूडेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू x देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप कर सकते हैं e की y प्लस में z इंटू में e रेज टू द पावर x। तो e रेज टू द पावर x का तो e रेज टू द पावर x ही होगा 0 to 1, फिर ये हो जाएगा, फिर वही x प्लस में y प्लस में z ही हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखना चाहें 0 to 1 तो e x प्लस y प्लस z का करना चाहे तो यही होगा e x प्लस में y प्लस में z, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 to 1 हो जाएगा। तो अब x की जगह आपने क्या रखना है स्टूडेंट, 1 रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है यहाँ पर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0 to 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर 1 प्लस में y प्लस में z माइनस में e रेज टू द पावर y प्लस में z। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पर बच गया dy एंड dz। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू y करने के लिए यहाँ पर 0 to 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो e रेज टू द पावर 1 प्लस में y प्लस में z, इसका 1 प्लस में y प्लस में z हो जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। और इसका क्या हो जाएगा माइनस में e रेज टू द पावर y प्लस में z हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कैसा हो गया ये आपका। और यहाँ पर अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ये y था, क्योंकि ये भी y था, ये होगा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं 0 to 1, तो यहाँ पर बच गया क्या dz बच गया स्टूडेंट। तो ये बच गया y की जगह 1 रखेंगे, e की पावर 1 प्लस में z माइनस में e 1 प्लस में z स्टूडेंट, और माइनस में अब ये माइनस में इसकी जगह क्या रखेंगे 0, तो e की पावर 1 प्लस में z, और ये लिख दो चलो माइनस में e की पावर z। तो ये हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पर हो गया आपका dz। तो इसको आप क्या लिख सकेंगे 0 to 1 e रेज टू द पावर 2 प्लस में z माइनस में e रेज टू द पावर 1 प्लस में z, और ये 2 हो जाएगा 2 e रेज टू द पावर 1 प्लस में z, क्योंकि एक माइनस का ये होगा, एक माइनस का ये होगा, और प्लस में हो जाएगा e की पावर z।
तो ये आ गया डी जेड। अब इसको स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो जेड में ये क्या हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2 प्लस में जेड माइनस में 2 ई रेज टू द पावर 1 प्लस में जेड और प्लस में ई रेज टू द पावर जेड और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 1। ये तो ऐसे कैसा रहेगा। अब इसमें आप देखो ई रेज टू द पावर 3 माइनस में 2 ई रेज टू द पावर 2 प्लस में ई रेज टू द पावर 1 माइनस में ई रेज टू द पावर 2 ये कर लेता हूँ और माइनस में 2 ई रेज टू द पावर 1 और प्लस में ई रेज टू द पावर 0। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ई रेज टू द पावर 3 माइनस में 2 ई का स्क्वायर प्लस में ई माइनस में ई स्क्वायर प्लस में 2 ई और माइनस में 1 क्योंकि ये ई रेज टू द पावर 1 1 होता है तो E3 तो एक ही है तो E3 तो E3 हो गया स्टूडेंट माइनस 2 ए स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर माइनस में 3 ई स्क्वायर और 2e प्लस में 3e ठीक है और माइनस में 1। तो ये आ गया स्टूडेंट आंसर। तो ये आपको पता है ये क्या होता है e माइनस में 1 की पावर 3। तो ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया आपके पास ये आ गया 0 to 1 0 to 1 0 to 1 और अगर आप लेते हैं ई रेज टू द पावर x प्लस में y प्लस में z dx dy एंड dz ये आपका क्या हो जाएगा e माइनस 1 की पावर 3। ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट आपका बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें इजी क्वेश्चंस में आपने ये सब किया तो इसके आपको समझ में आया कि अगर सारी की सारी लिमिट आपकी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपकी यूनिट कैसे होंगी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसमें आपकी लिमिट दी हुई नहीं होती तो उन क्वेश्चनों में आपने फिर लिमिट खुद निकालनी है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन ही करवाता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन करवा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट ले लेते हैं कोई भी एक पार्ट जिसमें आपकी लिमिट नहीं दे रखी होंगी। तो मैं सबसे पहले आपको जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में एक तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है एक क्वेश्चन नंबर का ये थर्ड पार्ट लिया है। मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊंगा यहाँ पर सेकंड पार्ट के बारे में जस्ट आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें फर्स्ट पार्ट में आपकी लिमिट तो दे रखी है लेकिन लिमिट आपने कौन सी किसके लिए वो इंटीग्रेट करनी है वो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बताऊँगा। अदरवाइज तो फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ दे रखी है उसके लिए आप लिमिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले इसमें देखो कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट इसमें ये जो लिमिट यहाँ से 0 से लेकर √x y दे रखी हैं। अब ये किसकी लिमिट हो सकती हैं आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ये लिमिट आपकी किसकी हो सकती है क्योंकि यहाँ x y आएगा तो x ना ये x के बराबर हो सकता है ना ये y के बराबर हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये आपके किसके बराबर है z के बराबर है। तो ये z की लिमिट होगी स्टूडेंट। ये तो z की लिमिट होगी। उसके बाद फिर हम ये आते हैं स्टूडेंट। अब ये बच गई एक x की बच गई एक y की बच गई। तो स्टूडेंट ये x की तो हो नहीं सकती क्योंकि ये 1/x है तो ये y इजिकल टू ये हो जाएगा। तो y इजिकल टू और y इजिकल टू 1 तो एक यही बच गई तो ये x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 3। तो ये तीनों की तीनों लिमिट हमने ऐसे देखनी है कि भाई हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा। अगर मान ली यहाँ पर हिंट सिर्फ अकेला x होता या अकेला y होता तो फिर हम इसको z में से अगर x होता तो y की मान लेते हैं y होता तो x की मान लेते z की भी मान सकते थे और x की भी मान सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर x y है तो ये सीधी सी बात है ये z की लिमिट होगी और यहाँ पर x है तो ये y की लिमिट होगी x ये हो जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन आपका जिसमें आपने लिमिट दे रखी है और किसके विद रिस्पेक्ट टू आपने इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है स्टूडेंट आपके पास एक रीजन दे रखा है कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स में टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x प्लस में y प्लस में z। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप एक चीज देखो आपके तो इसमें जो चीज दे रखी है ना स्टूडेंट आपके पास लिमिट दे नहीं रखी लेकिन लिमिट का केस लिए आपको रीजन दे रखा है एक प्लेन दे रखा है और इस प्लेन से आपने निकालना है कि भाई इसमें यहाँ पर ये जो चीज दे रखी है ना स्टूडेंट आपको टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय ए कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x प्लस y प्लस में z कोऑर्डिनेट प्लेन एंड x प्लस में। इसका मतलब यहाँ पर ये क्लियर है स्टूडेंट कि जो आपकी जो लिमिट है वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है एंड z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो दूसरी बात यहाँ पर अब क्या है देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो निकालने का जो तरीका होता है ना वो मैं आपको बता देता हूँ 1 प्लस x प्लस में y प्लस में z इजकल टू 1।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना आपने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस में x माइनस में y हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट अब y की वैल्यू यहाँ पर y निकालते हैं। y जो इधर बच गया ना स्टूडेंट, उसको नहीं हम फिर टच भी करते, जो इधर वाला था वही उधर जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, 1/x। अब हम x इक्वल टू, अब इधर दोनों को नहीं करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब लिमिट आपकी क्या क्या होगी, सबसे पहले x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। उसके बाद y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 माइनस में x, और z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 माइनस में x माइनस में y। तो ये आपकी लिमिट होगी स्टूडेंट। तो इन लिमिट से फिर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, 0 to 1 x की ले लो, y की ले लो 0 to 1 माइनस में x, और यहाँ पर ले लो z की ले लो 1 माइनस में x माइनस, सॉरी यहाँ से 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस में x माइनस में y। तो ये चीज़ आपने स्टूडेंट यहाँ से देखनी है कि भाई लिमिट इसकी कैसे निकालनी है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर क्या है, dx dy एंड dz, और नीचे क्या देखा है, 1 प्लस में x प्लस में y प्लस में z, और इसकी पावर क्या देखी है, 3। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने का क्या तरीका स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट, सबसे ये किसकी लिमिट है, z की लिमिट है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू z इसको सोल्व करेंगे। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, और तो इसको लिख लेते हैं 0 to 1, 0 to 1 माइनस में x, और 0 to 1 माइनस में x माइनस में y। तो 1 प्लस में x प्लस में y प्लस में z, आपको पता ही है ये कैसे करते हैं, -3 dx dy एंड dz। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z करते हैं, तो यहाँ पर होगा 0 to 1 और 0 to 1 माइनस में x, तो 1 माइनस में x। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब इस विद रिस्पेक्ट टू ये करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस में x प्लस में y प्लस में z, और इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 -2 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, -2। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन। और इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 माइनस में x माइनस में y। तो जहाँ जहाँ भी z आया है स्टूडेंट, यहाँ पर dx और dy हो गया, जहाँ जहाँ भी z आया है उन सभी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस में x माइनस में y लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1, 0 to 1 माइनस में x, और 1 प्लस में x प्लस में y, ठीक है स्टूडेंट, प्लस में 1 माइनस में x और माइनस में y। और इस पूरे का यहाँ पर मैं 1 डिवाइड बाई -2 बाहर कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस, जहाँ z है वहाँ 0 रख देंगे, 1 प्लस में x प्लस में y और प्लस में 0, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो इसमें अब देखो ये सब करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, वन, यहाँ पर -2, ये -2 आ जाएगा, x से x कट गया, y से y कट गया, तो 2 रेज टू द पावर क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर यह आ गया 0 to 1, और ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस में x। तो ये तो 1 -2 तो पहले ही बार था, तो यहाँ पर होगा 2 की -2 डिवाइड बाई -2, और माइनस में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में x प्लस में y की पावर -2 स्टूडेंट। तो ये जो आपके पास क्या बच गया, 2, ये अब आप कह सकते हो 2 to the 4, यानी नीचे आ जाएगा, तो -1/8 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं dx dy, तो इसको आप लिख देंगे स्टूडेंट 0 to 1, और ये हो जाएगा 0 to 1 माइनस में x, 1 डिवाइड बाई -8, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में x, इसको भी हम 2 से इसको माइनस, ये -2 इसके लिए भी था, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो ये +2 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब आपके पास आप इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस में x प्लस में y, और ये हो जाएगा स्टूडेंट -2, और यहाँ पर भी 2 आ गया। तो अब इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा dx एंड dy। अब ये आपने ये किसकी लिमिट थी, पहले z की, अब ये y की होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू y अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो y करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में y/8, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में x प्लस में y, और यहाँ पर आ जाएगा -1, और डिवाइड बाय स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -2, और ये यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका, आप कह सकते हैं यहाँ पर 0 से लेके 1 माइनस में x तक आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें देखो, यहाँ पर 1 माइनस में x रखोगे,
ठीक है, माइनस में y आएगा, माइनस में 1 माइनस में x रखोगे तो ये तो आपका हो जाएगा, और यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की जगह रखोगे 1 माइनस में x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस ये नीचे आ जाएगा 1 बाई माइनस में 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब इस क्वेश्चन को आगे करेंगे स्टूडेंट हम। ये आपका क्या हो गया, एक तो देखो, एक तो लिमिट बच गई 0 to 1, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या आ गया था आपका 1 माइनस में x, और डिवाइड बाई क्या हो गया 8, तो प्लस में 2 रेज टू द पावर -1 आया था, और नीचे क्या आया था माइनस में 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो एक चीज़ होगी स्टूडेंट आपकी। और अब हम 0 से करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस x प्लस में 1 की पावर -1, और ये आपका क्या हो जाएगा 2, और डिवाइड बाई dx हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया अब आपको। एक बार यहाँ पर आपने क्या कर रखा है 1 माइनस में x रख दिया, और एक बार आपने क्या रख दिया 0 रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको ये सब करने के बाद अब हम इसको करेंगे सोल्व। तो यहाँ पर 0 to 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, आप ये कह सकते हैं 1 प्लस में x, और डिवाइड बाई 8, तो प्लस में 1 बाई माइनस में 4, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर x प्लस में 1। तो इस पूरे का यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया dx। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट अब आपका, देखो अभी इसमें जो आपने ये किया था -1 प्लस में x बाई 8, और -1/4 प्लस में, तो अब इसको क्या करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे स्टूडेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस में x का, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पर इसमें स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 माइनस एक्स का, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, और यहाँ -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 8, 2 ये 2 नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पर भी -1/4, तो x/4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1/2, और log x प्लस में 1 हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा 0 to 1। तो अब यहाँ पर देखो 1 आप यहाँ पर पुट करें 1 माइनस 1 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर करोगे तो माइनस में 1/4 हो जाएगा, प्लस में 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट log 2। उसके बाद यहाँ पर 0 पुट करोगे स्टूडेंट, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/16, तो माइनस में 1/16 आ गया। यहाँ पर करोगे तो 0